साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। जहां एक तरफ पूरे देश भर के युवा 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की तैयारी कर रहे हैं, पूरे प्लानिंग के साथ लगातार सड़क पर उतर करके बेरोजगारी का विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हवाले से लगातार रोजगार विरोधी खबरें आती हैं। पहली खबर, 50 साल से ऊपर के पुलिसकर्मी जिसमें सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर और शिक्षक जबरन रिटायर्ड किए जाएंगे, इस तरह की योजना पर योगी सरकार काम कर रही है। दूसरी खबर केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के हवाले से आती है कि सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी निकायों में सरकारी नौकरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहाँ तक कि 1 जुलाई 2020 के बाद जो भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन लिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो सारे आवेदन रद्द माने जाएंगे, यानी कि अग्रिम आदेश तक। और वो अग्रिम आदेश कब होंगे पता नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकाली जाएगी। उसी बीच में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के हवाले से खबर आती है कि उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग एक प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्ताव यह है कि उत्तर प्रदेश में समूह खा यानी कि सेकेंड क्लास ऑफिसर जिनको कहते हैं, और समूह गा के विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी अब जो नियुक्त किए जाएंगे तो पहले 5 साल के लिए वो संविदा नियुक्ति पर रहेंगे। उन 5 सालों के दौरान उनको सरकारी कर्मचारी का कोई भी लाभ जो मिलता है वो नहीं दिया जाएगा। इन मुद्दों पर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस देश की जनता से सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इन निर्णयों को सुनने के बाद आप इतना तकलीफ और आश्चर्य में क्यों हैं? क्योंकि जब आपने वोट दिया था तो वोट देते समय आपके मुद्दे तो ये नहीं थे। सरकार ने जिन प्रमुख मुद्दों के आधार पर आपसे वोट लिया था, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, उन काम में तो वो कोताही नहीं बरत रही है। आपका मुद्दा धर्म था, उसका भी आपको ठीक ठाक रिवर्ट मिल रहा है। आपका मुद्दा धारा 370 थी, वो भी हटा दी गई। आपका मुद्दा एक ये था कि ये सरकारें आने के बाद एक धर्म विशेष को टाइट करके रखती हैं, तो टाइट करके रख भी रही हैं। आपका मुद्दा राम मंदिर था, वो भी आपको समय आते मिल जाएगा। आपका मुद्दा छुपा हुआ मुद्दा एनआरसी सीए था, वो भी आपको मिल गया। आपके मुद्दे गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, देशभक्ति, राष्ट्रवाद की चाशनी, ये सारे थे, ये आपको मिल ही रहे हैं। कुछ छुपे हुए मुद्दे जो आपको बताए नहीं गए थे, लेकिन आपको पता था कि ये सरकारें आएंगी तो सवर्ण राज्य कायम किया जाएगा, आपके आरक्षण का खात्मा होगा, तमाम मजबूत सरकारी संस्थान बेचे जाएंगे, निजीकरण किया जाएगा, उद्योगपति मित्रों को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी आपने दूसरी बार भी केंद्र की मोदी सरकार और पहली बार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चुन लिया, तो अब इस तरह के निर्णयों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपसे वादा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी सवर्ण आरक्षण आपकी नजरों के सामने ही लागू करवा दिया गया और पिछड़े और दलित वर्ग का आरक्षण इस स्थिति में ला दिया गया कि वो खत्म होने की कगार पर है। तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। विचार करने वाली बात यह है कि आखिर इन सरकारों में इतनी ताकत कैसे आती है जब देश में बेरोजगारी की बात चल रही है, कोरोना की वजह से तमाम सारे मजदूरों के रोजगार छीनने की बात चल रही है। ऐसे समय में जब किसान और नौजवान सड़कों पर है तो सरकार में इतनी ताकत कहां से आती है जब ऐसे समय में वो रोजगार विरोधी निर्णय ले सके? इस बात का सीधा सा उत्तर इसी में छुपा है कि सरकार को पता है कि आपके मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आरक्षण, भागीदारी, हिस्सेदारी, नौकरियां कभी थे ही नहीं। आपके जो मुद्दे थे उनका झुंझुना आपको समय समय पर पकड़ाया जा रहा है। गुजरात का मोदी मॉडल यानी कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग के दम पर बनाया गया एक सपनों का महल, उस महल का एजेंडा यही था। गुजरात में जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस समय वो गुजरात में फिक्स पे सिस्टम लेकर के आए थे। उस फिक्स पे सिस्टम के तहत 4 लाख लोगों को पुलिस में और शिक्षक के तौर पर भर्ती पर रखा गया। 14 साल तक ना उनकी सैलरी बढ़ाई गई और ना ही उनको परमानेंट किया गया।
2012 में इस फिक्स पे सिस्टम के खिलाफ कुछ कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए। देखिए जागने में कितना समय लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि फिक्स पे सिस्टम गैर कानूनी है, ये सरकारी कर्मचारियों के मानवाधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ तत्कालीन गुजरात की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 लाख कर्मचारियों के भविष्य का फैसला देते हुए कहा कि अगर गुजरात सरकार इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रही है परमानेंट कर्मचारियों की भांति, तो खुद को यानी कि गुजरात सरकार को दिवालिया घोषित कर देना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी। 2014 नजदीक आ गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद फैसला आया गया हो गया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी लगातार गुजरात सरकार की तरफ से कहा जाता रहा कि अगर हम इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन देंगे तो सरकार को 8,000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। यानी कि नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल अप्रूव्ड है। कर्मचारियों को चूस लो, उनको पैसा ना दो, लेकिन ये चुनाव में मुद्दा नहीं बनता है। लगातार बीजेपी की सरकार गुजरात में जीतती चली जा रही है। उसी मॉडल को उठाते हुए नरेंद्र मोदी जी से सीख लेते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी अब फैसला कर लिया है कि कर्मचारियों को हम इसी तरीके से गुजरात मॉडल के हिसाब से सीख लेते हुए ये तय कर लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में इतने रोड़े अटका देंगे कि लोगों की मजबूरी हो जाए कि वो निजी क्षेत्रों की तरफ भागने लगें। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में होगा क्या? MKPI यानी कि मिजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर्मूले के तहत सरकारी नौकरियों में लोगों को परमानेंट किया जाएगा। ये फॉर्मूला क्या होता है? हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा समूह ख और ग के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का। अगर 2 छमाही में उनका प्राप्तांक 60% से नीचे आया तो उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। अब आप ये समझ लीजिए कि समूह ख और ग में कौन आते हैं, तो शायद आपको मुद्दा ज्यादा समझ में आए। समूह ख का मतलब 2nd क्लास के राजपत्रित अधिकारी, यानी कि पशु चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, वित्त एवं लेखा अधिकारी, सचिवालय के समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट इंजीनियर से लेकर के तमाम सारे लोग जो 2nd क्लास अफसर में आते हैं। और समूह ग की भर्तियों में पशुधन प्रसार अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कनिष्ठ सहायक, लेखपाल, अमीन, पेशकार, यानी कि 4th क्लास कर्मचारी से ऊपर तमाम सारे लोग समूह ग की नौकरियों में आते हैं। इन्हीं लोगों को संविदा पर रखने की तैयारी की जा रही है। सरकार का तर्क यह है कि हम सरकारी कर्मचारियों में काम की दक्षता और प्रशासनिक सुधार करना चाहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इससे पहले सरकार ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर जो खेल किए उसमें नियत की कमी थी, और नियत पूर्ण रूप से यही है कि ओबीसी एससी यानी कि देश के वंचित वर्ग को सरकारी नौकरियों से रोकना है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये निर्णय सवर्णों पर भी लागू होगा, तो मैं विशेष रूप से ओबीसी एससी की बात क्यों कर रहा हूं। कुछ उदाहरण बता देता हूं। इससे पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि वो ब्यूरोक्रेसी में सुधार के लिए लेटरल एंट्री, यानी कि जिसको हमने चोर दरवाजा भी कहा था, वहां से सीधे सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लोगों की नियुक्ति करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने 9 लोगों को नियुक्ति भी कर लिया था। नियत का सवाल यह उठता है कि जब भी आप प्रशासनिक सुधार के नाम पर इस तरह की नियुक्तियों करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ खास जातियों का बोलबाला क्यों होता है? ओबीसी एससी के लोग दक्षता के नाम पर गायब कैसे हो जाते हैं, जब वहीं पर कोई भी रिटन परीक्षा कराई जाती है, किसी भी एग्जाम की हो, पीसीएसजे की, पीसीएस की, यहां तक कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाने वाली आईएएस, आईईएस, आईपीएस, कोई भी परीक्षा जहां पर रिटन एग्जाम होता है वहां ओबीसी एससी के लोग फेल नहीं करते हैं। लेकिन जहां योग्यता के नाम पर इंटरव्यू का खेल आप करते हैं वहां ओबीसी एससी की योग्यता कहां चली जाती है। इसलिए आपकी नियत पर संदेह होता है। उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा, जो उच्च शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं, वो योग्य शिक्षकों के नाम पर बैकडोर से मानदेय शिक्षकों को परमानेंट करते हैं 600 से 700 के करीब। उसमें योग्यता का पैमाना परीक्षा क्यों नहीं रखी जाती है? ना इंटरव्यू होता है, ना परीक्षा होती है। केवल कुछ खास जाति के लोग जो विभिन्न डिग्री कॉलेजों में जुगाड़, सिफारिश और जन्मजात श्रेष्ठता के तहत
मिले विशेष जाति के आरक्षण के नाते कहीं डिग्री कॉलेज में शिफ्ट हो गए थे, आपने उनको उठा करके असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। सबसे बड़ी बात, विभिन्न विश्वविद्यालयों और विभिन्न विभागों में जहां ओबीसी एससी के लिए कोई पोस्ट खास तौर पर रिजर्व रखी जाती है, आप उसको एनएफएस यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल कह देते हैं। जबकि मेरे पास, मैं जनरलाइज बातें नहीं करता, मेरे पास तमाम सारे उदाहरण ऐसे हैं। कल ही पीसीएस का जो रिजल्ट आया है 2018 का, उसमें डॉक्टर अखिलेश पटेल की नियुक्ति पीईएस पद पर हुई है, जीआईसी में प्रिंसिपल बनाए गए हैं। इससे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी नियुक्त थे बाराबंकी के एक डिग्री कॉलेज में। लेकिन जब वो इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो केवल इंटरव्यू के आधार पर उनको एनएफएस यानी कि उनकी पोस्ट को नॉट फाउंड सुटेबल करार दे करके बाहर कर दिया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से पास है, नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी क्वालिफाइड है, पीसीएस 2018 में उसका सिलेक्शन हो रहा है, तो आखिर कौन सी ऐसी योग्यता थी जो ढूंढने के बाद भी इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय में बैठे हुए विषय विशेषज्ञों को नहीं दिखी। इसी वजह से मैं नियत की बात करता हूं। सबसे खतरनाक बात है कि मूल्यांकन कौन करेगा। कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष व शासन के स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी और वही मूल्यांकन करेंगी। उसी तरह की समितियां बनेंगी जो ओबीसी एससी के लोगों को नॉट फाउंड सुटेबल करार देती हैं। इस बात का संदेह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि मैं हूं, आप हूं, कोई भी व्यक्ति है इस देश में, वो जाति से अछूता नहीं है, इस समाज में रहता है, इस जाति के दलदल में डूबा हुआ है। इसलिए मुझे संदेह होता है कि समीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक छमाही के बाद प्रदर्शित किए गए अंक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा बंद लिफाफे में रखने की जो बात आप कह रहे हैं, वो बंद लिफाफे में बहुत बड़ा खेल ओबीसी एससी के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ हो जाएगा। विशेष रूप से ओबीसी के ही और एससी के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ क्यों होगा, इस पर मैं संदेह व्यक्त इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नौकरियों से लेकर के मेन पद, जिनको डिसीजन मेकिंग पोस्ट कहते हैं, उन पर कब्जा किसका है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार किसकी है। सरकार जिस मेंटलिटी के होती है, विभिन्न सरकारी और कर्मचारी और अधिकारी उसी मेंटलिटी के तहत काम करने लगते हैं। इसलिए वंचित वर्ग के हितों में काम करने वाले तमाम सारे सामाजिक संगठन इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन संगठनों का स्पष्ट कहना है कि वंचित वर्ग के लोग ज्यादा नुकसान में इसलिए रहेंगे क्योंकि देश के सवर्ण तबके में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी के पास कुछ न कुछ खेती जरूर है। कुछ सवर्ण समाज के लोग व्यापार में लगे हुए हैं, कुछ लोग मीडिया में घुसे हुए हैं, कुछ वकालत पेशे में हैं, यानी कि तमाम सारे अन्य संसाधन हैं देश में जिन पर उनका कब्जा है। जबकि वंचित वर्ग के लोगों के में तमाम सारे लोग नौकरी पर ही डिपेंड हैं। इस बात को आप दूसरे ढंग से ऐसे समझ सकते हैं कि इस देश में जाति का जहर इस कदर घुला हुआ है कि अगर लोगों को अपने मूल जाति व्यवसाय पर वापस आना पड़ा तो किसको कम मेहनत करके ज़्यादा दक्षिणा मिल जाएगी और किस व्यक्ति को मेहनत मजदूरी करने के बाद भी दिहाड़ी के लिए हाथ फैलाने लगेंगे, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पूरी बात का निचोड़ आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश कर्मचारी एवं शिक्षक समन्वय समिति के समन्वयक हैं अमरनाथ यादव। सरकार ने जो देशभक्ति, नैतिकता और अनुशासन का तर्क दिया है, उस पर बहुत सटीक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, सरकार को पत्र भी लिखा है उन्होंने, कि कोरोना महामारी के समय में सरकारी अस्पताल, सरकारी शिक्षक, सरकारी कर्मचारी, सरकारी डॉक्टर, सरकारी अधिकारी, यही लोग लगे हुए थे। इससे ज़्यादा देशभक्ति, नैतिकता और अनुशासन का प्रमाण आपको क्या दिया जाए। दूसरा, वो आरोप सरकार पर लगाते हैं कि ऐसा करने के पीछे एकमात्र मकसद सरकार का ये है कि लोगों की रुचि प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़े ताकि सरकार ज़्यादातर सेवाओं का निजीकरण करके अपनी जिम्मेदारियों से बच सके। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक रैंक के एक ऑफिसर से बातचीत करने के आधार पर नेशनल जनमत भी कुछ सवाल सरकार से करना चाहता है। पहला ये कि अगर इस तरीके से परीक्षा प्रणाली आपने शुरू कर दी तो क्या परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थी के अंदर गंभीरता आ पाएगी। चयन के बाद 5 साल के अंदर शादी और 2 बच्चे औसतन हो जाते हैं। नौकरी जाने के बाद
वो लोग आखिर करेंगे क्या? मतलब कि 35-36 साल में अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो इसके बाद वो किसी एग्जाम में बैठने लायक तो उसकी उम्र रह नहीं जाती। तो ऐसी स्थिति में आने के बाद वो व्यक्ति करेगा क्या? तो क्या सरकार ऐसे लोगों को आत्महत्या के लिए नहीं उकसा रही है? तीसरा, चयन के बाद जल्द से जल्द कमा लेने की होड़ हो सकती है, क्योंकि आदमी को यह भी लग सकता है कि 5 साल बाद उसकी नौकरी जा सकती है, तो भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता भी बढ़ सकती है। चौथा मुद्दा वही कि मूल्यांकन करने वाले लोग भाई भतीजावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता से दूर होंगे। पांचवा महत्वपूर्ण मुद्दा है महिलाओं के शोषण से जुड़ा हुआ, कि अगर असुरक्षा की तलवार महिलाओं के ऊपर लटकी रहेगी तो महिला गरिमा के लिए बहुत घातक और चिंताजनक साबित हो सकती है। पेंशन विहीन नौकरी के साथ लोग साइड व्यापार को ज्यादा उचित मानेंगे। इसका मतलब जिस योग्यता को सरकार ढूंढने की बात कर रही है वो योग्यता निजी क्षेत्रों में जाएगी। विभागों की गोपनीयता का क्या होगा? इसलिए क्योंकि 5 साल बाद अगर कोई सरकारी विभाग की नौकरी छोड़ देता है तो उसकी विश्वसनीयता बाहर वो लीक कर सकता है। टीम भावना के लेवल पर भी लोग काम नहीं करेंगे, सभी को एक दूसरे की नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि इस पूरे वजह से चमचागिरी, चरणदासिता और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसलिए क्योंकि विभागाध्यक्ष की हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि वही 60% अंक देगा। इसका एक दूसरा मतलब यह भी है कि नवनियुक्त सरकारी कर्मचारी अगर ज़्यादा योग्य या ईमानदार भी है, इसके बाद भी 5 साल तक उसकी मजबूरी है कि वो अपने उच्च अधिकारी की बेवकूफ़ियों को, भ्रष्टाचार को आंखें बंद करके झेलता रहे। ऐसा नहीं है कि ये सब बातें सुनने के बाद वंचित वर्ग के लोगों ने कुछ नहीं किया। सरकार ने इन निर्णयों को देने के साथ उसके साथ मजाक किया, तो वो भी सोशल मीडिया पर सरकार के साथ मजाक खेल रहे हैं। तमाम सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि विधायकों और सांसदों को भी संविदा पर नियुक्त कर देना चाहिए। सरकारी नौकरियां तो मिलने से रहीं, तो बैठे बिठाए सरकार के साथ सोशल मीडिया पर मजाक ही खेल रहे हैं। खेलने दीजिए, लेकिन जो जागरूक लोग हैं वो विपक्ष के तरफ आशा भरी नज़रों से बिल्कुल मत देखिए। जो भी आप कर सकते हैं समय रहते, सोशल मीडिया से विरोध दर्ज कराने से लेकर के सड़कों पर उतरने तक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से भी इन बातों का विरोध कर सकते हैं, नेताओं को झकझोर सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं, सब कुछ करके ट्राई कर लीजिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है